गांधी जी का एक नारा हम सबने सुना है, करो या मरो। आज हम इसी नारे से जुड़े एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं था। इसके पीछे 1942 के भारत की पूरी कहानी है। एक बेचैनी थी, एक संकल्प था। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, अंग्रेज भारत की सुन नहीं रहे थे, तो ये नारा एक तरह से आजादी की लड़ाई का निर्णायक मोड़ बन गया। सही कहा। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, भारत छोड़ो आंदोलन, उद्भव और विस्तार। हम उसी के आधार पर बात करेंगे। हाँ, मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि स्रोत के जरिए आंदोलन के जो मुख्य फैसले थे, जो घटनाएं हुई, कौन लोग शामिल थे और नतीजा क्या रहा उसे समझें। तो शुरू करते हैं। स्रोत हमें सबसे पहले जुलाई 1942 में वर्धा ले जाता है। क्या हुआ था वहां? देखिए, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। ये वर्किंग कमेटी मतलब पार्टी के सारे बड़े फैसले लेने वाली बॉडी। हाँ, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, नेहरू जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, गांधी जी, सब बड़े नेता मौजूद थे। और यहीं पर वो भारत छोड़ो का प्रस्ताव पहली बार रखा गया और पास हुआ। बिल्कुल। और उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। अच्छा, तो वर्धा के बाद फिर अगला पड़ाव बॉम्बे रहा। हाँ, बॉम्बे। अगस्त की शुरुआत में 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, मतलब पार्टी की जो बड़ी सभा होती है, उसकी सालाना बैठक हुई। ओके, तो वर्धा वाला प्रस्ताव यहाँ फिर से डिस्कस हुआ होगा। हाँ, उस पर चर्चा हुई, कुछ बदलाव भी हुए शायद, और फिर 8 अगस्त 1942 को ये ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव आखिरकार पास हो गया। स्रोत ये भी बताता है कि प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था और सरदार पटेल ने उसका जोरदार समर्थन किया था। दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत में लिखा है, कि इसका ड्राफ्ट बनाने में गांधी जी, नेहरू और आजाद तीनों ही शामिल थे। मतलब टॉप लीडरशिप पूरी तरह से एकजुट थी इस बड़े कदम के लिए। प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पहले कुछ साफ निर्देश भी दिए थे लोगों को। वो क्या थे? हाँ, वो निर्देश बड़े अहम हैं। उनसे पता चलता है गांधी जी कैसा आंदोलन चाह रहे थे। जैसे सरकारी कर्मचारियों से कहा कि नौकरी मत छोड़ो, पर कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी दिखाओ। अच्छा। सैनिकों से कहा कि भाई अपने ही देशवासियों पर गोली मत चलाना। और छात्रों के लिए? छात्रों से कहा कि अगर पढ़ाई छोड़ रहे हो तो सोच समझकर छोड़ो, और अगर छोड़ो तो अंत तक डटे रहना। राजाओं से भी अपील की थी कि जनता की संप्रभुता मानो और भारतीय संघ का हिस्सा बनो, मतलब समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश। बिल्कुल। और फिर आया उनका वो मशहूर भाषण ग्वालियर टैंक मैदान में। साफ कहा, अब सिर्फ पूरी आजादी चाहिए। हाँ, मतलब कोई छोटे मोटे सुधार नहीं, जैसे नमक टैक्स हटा दो या शराबबंदी कर दो। अब वो सब बातें पीछे छूट गईं। और वहीं वो नारा दिया, करो या मरो। लड़ाई का ऐलान था ये। लेकिन अंग्रेज सरकार भी कह सकते हैं पूरी तरह तैयार बैठी थी। उन्हें अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, तो जैसे ही 9 अगस्त 1942 की सुबह हुई और आंदोलन शुरू होने की बात थी, सरकार ने फौरन एक्शन लिया, बिजली की तेजी से। स्रोत बताता है कि पहले ही दिन गांधी जी समेत कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया। और नेहरू, आजाद, पंत, घोष, सीतारमैया, महमूद, कृपलानी, इन सबको अहमदनगर किले में बंद कर दिया। सोचिए, एक साथ इतने बड़े नेताओं की गिरफ्तारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में थे, उन्हें वहीं बैंकीपुर जेल में डाल दिया। बिहार में शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग जेल में। मतलब सरकार का प्लान साफ था, आंदोलन शुरू होने से पहले लीडरशिप को खत्म कर दो। हाँ, रणनीति तो यही थी, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। नेताओं की गिरफ्तारी से लोग और भड़क गए। ये भी जानना जरूरी है कि जहां एक तरफ कांग्रेस ये सब कर रही थी, वहीं कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जो स्रोत के अनुसार इस आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। हाँ, स्रोत में नाम है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग। इन सब ने आंदोलन का साथ नहीं दिया। इनके अपने अपने कारण रहे होंगे। स्रोत इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, पर यह दिखाता है कि उस वक्त देश के अंदर भी अलग अलग राय थी। बिल्कुल। अच्छा, और दुनिया भर में क्या हो रहा था? कोई इंटरनेशनल रिएक्शन था? कुछ हद तक तो था। जैसे अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, वो तो उन दिनों गांधी जी के साथ ही थे, उन्होंने काफी कुछ लिखा। हाँ, और स्रोत कुछ और अमेरिकी बुद्धिजीवियों का भी नाम लेता है। पर्ल बक, एजर स्नो, एमएल सुरमैन, नॉर्मन थॉमस।
इन लोगों ने भी भारत की आज़ादी की मांग उठाई थी। तो मतलब भारत की लड़ाई की गूंज बाहर भी सुनाई दे रही थी। हाँ, कुछ हद तक। अब नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद, जैसा मैंने कहा, आंदोलन रुका नहीं बल्कि तेजी से फैला। स्रोत के मुताबिक किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर रहा? मेन सेंटर्स थे बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास। लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो मामला एकदम जन विद्रोह जैसा हो गया। हाँ, स्रोत में नाम आते हैं आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, गया, सारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। कई जिलों में आंदोलन बहुत उग्र था। और ये दिखाता है कि आंदोलन सिर्फ शहरों में नहीं था, गांव देहात तक फैला हुआ था। और किसानों की भूमिका स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, कमाल की भूमिका थी। स्रोत एक बड़ी दिलचस्प बात बताता है। किसान दिन में अपनी खेती करते थे और रात को विद्रोही गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। अच्छा। उनकी भागीदारी इतनी जबरदस्त थी कि उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को उनको लंदन में प्रधानमंत्री चर्चिल को लिखना पड़ा। क्या लिखा था उन्होंने? जरूर कुछ खास रहा होगा। लिनलिथ ने लिखा कि 1857 के गदर के बाद ये सबसे गंभीर विद्रोह है। ओह, 1857 से तुलना? हाँ, ये अंग्रेजी राज के लिए बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त लॉर्ड वेवेल भारत के कमांडर इन चीफ थे, जो बाद में वाइसरॉय बने, और प्रधानमंत्री तो चर्चिल थे ही। तो मतलब अंग्रेज इसे महज एक आंदोलन नहीं बल्कि सत्ता के लिए सीधी चुनौती मान रहे थे। 1857 के बाद की सबसे बड़ी चुनौती। बिल्कुल, ये आंदोलन के स्केल और इम्पैक्ट को दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब सारे बड़े नेता जेल में थे, तो आंदोलन को आगे कौन बढ़ा रहा था? यहीं पर शायद वो भूमिगत नेताओं और गतिविधियों की बात आती है। एग्जैक्टली। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है जयप्रकाश नारायण का, जेपी का। स्रोत बताता है कि वो हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे। अच्छा, जेल से फरार? हाँ, और फिर अंडरग्राउंड रहकर, छिपकर उन्होंने आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया, गाइड किया। उनके साथ योगेंद्र शुक्ल भी भागे थे, पर वो बाद में पकड़े गए। और वो गुप्त कांग्रेस रेडियो वाली बात, वो भी इसी दौर की है? हाँ, वो भी कमाल की चीज थी। बम्बई से सीक्रेटली ब्रॉडकास्ट होता था और कहते हैं उसकी आवाज मद्रास तक सुनी जाती थी। और कौन चलाता था इसे? राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस पर बोलते थे, लोगों में जोश भरते थे। और उषा मेहता का नाम इससे खास तौर पर जुड़ा है। वो इस पूरे ऑपरेशन की एक बहुत अहम हिस्सा थी। और अरुणा आसफ अली का भी जिक्र है। हाँ, अरुणा आसफ अली का काम तो बहुत हिम्मत का था। 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ, अगले दिन सारे नेता गिरफ्तार। तब उन्होंने ही ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। और बाद में वो भी अंडरग्राउंड हो गई। उषा मेहता, जेपी, लोहिया, इन सब के साथ मिलकर आंदोलन चलाती रहीं। तो ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क था, इसी ने आंदोलन को जिंदा रखा। इसी विद्रोह के माहौल में स्रोत समानांतर सरकारों के बनने का भी जिक्र करता है। ये क्या था, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट्स? हाँ, ये इस आंदोलन की एक बहुत यूनिक बात थी। कई जगहों पर लोगों ने कुछ समय के लिए अंग्रेजी हुकूमत को बिल्कुल खत्म कर दिया और अपनी सरकारें बना ली। अच्छा, कहाँ हुआ ऐसा? स्रोत क्या कहता है? जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में कुछ दिनों के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट बनी। और बंगाल में, बंगाल के तमलुक, मिदनापुर में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक एक जातीय सरकार चली। उन्होंने तूफान पीड़ितों की मदद जैसे काम भी किए। काफी लंबे समय तक चली है। और महाराष्ट्र के सतारा का नाम भी आता है शायद। हाँ, सतारा की प्रति सरकार, ये तो 1943 से 1945 तक, मतलब सबसे लंबे समय तक चली। नाना पाटिल और वाईबी चौहान जैसे नेता इससे जुड़े थे। उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय के लिए बनी थी, ऐसा स्रोत बताता है। सही। तो ये समानांतर सरकारें भले ही परमानेंट न रही हों, लेकिन इनका सिंबॉलिक महत्व तो बहुत बड़ा था। बिल्कुल, इसने लोगों के मन में ये विश्वास जरूर जगाया होगा कि हाँ, हम अंग्रेजों के बिना भी अपना शासन चला सकते हैं। हाँ, इसने ब्रिटिश राज के इकबाल को, उसकी अथॉरिटी को सीधी चुनौती दी। स्रोत कुछ और छोटी मगर दिलचस्प बातें भी बताता है, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद के कांग्रेस प्रेसिडेंट रहने के बारे में। हाँ, वो 1940 में रामगढ़ सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। फिर वर्ल्ड वॉर II और आंदोलन के चलते 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई सालाना अधिवेशन ही नहीं हुआ। अच्छा। तो नतीजा ये हुआ कि वो लगातार 6 साल तक प्रेसिडेंट बने रहे। यह आज़ादी से पहले किसी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट का सबसे लंबा कार्यकाल था। एक और जिक्र है गांधी जी के करो या मरो भाषण के असर पर। पट्टाभी सीतारमैया की एक टिप्पणी। हाँ, सीतारमैया ने लिखा था कि वास्तव में उस दिन गांधी जी अवतार और पैगंबर की प्रेरित शक्ति से बोल रहे थे। ये दिखाता है कि गांधी जी के शब्दों का कितना गहरा असर हुआ था लोगों पर।
और वहीं दूसरी तरफ स्रोत ये भी नोट करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। हाँ, स्रोत के अनुसार 1940 से 47 के बीच किसी बड़े आंदोलन में आरएसएस शामिल नहीं रहा। ये उस दौर की राजनीतिक जटिलता का एक और पहलू है। ठीक है, तो आंदोलन का अंत कैसे हुआ? मतलब तात्कालिक रूप से तो अंग्रेजों ने इसे दबा दिया था। हाँ, सख्ती तो बहुत हुई, लेकिन जैसा हमने देखा ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अंडरग्राउंड चलता रहा। गांधी जी जेल में थे, पर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। आखिरकार उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें 6 मई 1944 को आगा खां पैलेस से रिहा कर दिया गया। और उनकी रिहाई पे चर्चिल ने कुछ कहा था? स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, चर्चिल ने कहा था, जब हम सारी दुनिया में जीत रहे हैं तो हम इस बूढ़े आदमी से कैसे हार सकते हैं जो इतने वक्त से हमारा दुश्मन बना हुआ है। ये तो एक तरह से अनजाने में ही सही गांधी जी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ताकत को स्वीकार करना हुआ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ब्रिटिश हुकूमत उन्हें कितनी बड़ी चुनौती मानती थी। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि कैसे वर्धा और बंबई में प्रस्ताव पास हुए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, और फिर नेताओं की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जनता ने, आम लोगों ने अभूतपूर्व तरीके से आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया। हमने बिहार और पूर्वी यूपी जैसे इलाकों में इसके उग्र रूप को देखा। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, सीक्रेट रेडियो, पैरेलल गवर्नमेंट्स जैसे अनोखे प्रयोग देखे। और ये भी समझा कि आंदोलन को लेकर सारे भारतीय ग्रुप्स एक मत नहीं थे और इसे कुछ इंटरनेशनल अटेंशन भी मिली। बिल्कुल, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने वाकई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। सही कहा। तो अब अंत में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत ये साफ करता है कि आंदोलन को फौरी तौर पर तो दबा दिया गया और तुरंत आजादी नहीं मिली, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर आम जनता इसमें शामिल हुई, जिस तरह जमीनी स्तर पर एक नया नेतृत्व उभरा, और जैसा कि खुद वाइसरॉय ने इसे 1857 के बाद का सबसे सीरियस विद्रोह माना, तो सोचने वाली बात यह है कि इन सब चीजों ने मिलकर आने वाले सालों में, मतलब 1947 तक, ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय जनता के बीच जो पावर इक्वेशन थी, शक्ति का जो संतुलन था, उसे कैसे बदल दिया होगा। हाँ, मतलब भले ही तात्कालिक लक्ष्य पूरा ना हुआ हो, पर क्या इसने आजादी की जमीन को निर्णायक रूप से तैयार नहीं कर दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारत छोड़ो आंदोलन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर सोचने को मजबूर करता है।